की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। योग एक प्राचीनतम कला है। आज से 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की, जिसमें उन्होंने मनुष्य की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचने के उपाय लिख छोड़े। आरोग्य योग, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं, खासतौर पर हमारे बीच उपस्थित स्टूडियो में दर्शक मधु जी और दिव्या का। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको हर सप्ताह अलग अलग आसनों के द्वारा अलग अलग बीमारियों पर काबू पाने के उपाय बताते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में 9 प्रकार के दोष बताए हैं, जिनमें से आलस और लापरवाही ऐसे दोष हैं कि अगर आपने इस्तेमाल किए तो शारीरिक और मानसिक बीमारियां होना बहुत ही तय है। इस कार्यक्रम से पहले हमने एक रिसर्च टीम के द्वारा सर्वे कराया, जिसमें जानने की कोशिश की गई कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आज आम आदमी परेशान है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक सर्वे। कंधा बहुत दुखता है, मेरा कंधा बहुत दुखता है। फ्रोजन शोल्डर के कारण हाथ भी पीछे नहीं जाता मेरा। I'm a part-time teacher and I've been suffering from neck and shoulder problems for many years. मेरा नाम अमर शौकर है, शिवाजी नगर जेट हाउस में काम करता हूँ। मेरा शोल्डर जो है, राइट साइड का शोल्डर, जब कोई भी चीज़ थ्रो करता हूँ तो बहुत पेन होता है। उसके बारे में कुछ इलाज बताइए। मेरा नाम ब्रिजलाल है और यहाँ मैं टेलीफोन ऑपरेटर का काम करता हूँ और मेरा ज़्यादा देर तक फ़ोन सुनने से जो है ना कंधे जकड़ गए हैं मेरे काफ़ी, इस वजह से कंधे जो है ना काफ़ी दर्द रहता है। मैं एक न्यूज़ कैमरामैन हूँ और मेरे बहुत लंबे वर्किंग आवर्स हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा वेट भी उठाना पड़ता है। एंड ऑफ लेट आई कांट इवन लिफ्ट एनीथिंग विद माय राइट हैंड एटलीस्ट। आई थिंक आई हैव अ फ्रोजन शोल्डर। तो इस तरह आपने देखा कि आज कितने ज्यादा लोग कंधे की बीमारी से परेशान हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि जो हाथ मदद के लिए उठते हैं, अगर वही काम करना बंद कर दें तो समाज का क्या होगा। तो चलिए आज हम लोग फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में भी इससे संबंधित कुछ सवाल उठ रहे होंगे, तो आप निसंकोच हमसे पूछिए। कौन कौन पूछना चाहेगा, जरा हाथ उठाएं। मैडम, फ्रोजन शोल्डर क्या है और योग प्रैक्टिस द्वारा इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? बहुत ही सीधा सवाल है लेकिन सच्चा सवाल है कि फ्रोजन शोल्डर है क्या भला। क्यों ना हम इस सवाल का जवाब श्री बीके साइंगर से सीधे ही पूछ लें। Well, the fibers, when they become hard, they are known as fibrositis. So that's known as frozen shoulder. So we have to break. It requires willpower on the patient to work. Without the willpower, no chance. So we have to create that willpower, and they should learn. There are 2 types of pains. A pain, now frozen shoulder, the pain, and when some thorn has gone into your foot, you use another needle to remove that thorn, is it not? So we have to use different type of pains to break this whole pain. So that's why both are painful, but one is a healthy pain later, one is an unhealthy pain. So we have to introduce healthy pain to break the unhealthy pain. That's why I said willpower is needed. In some cases, a minimum for 6 months is needed to find easy movement to some degree, not full degree, because they will not leave very soon. You cannot release the hardness so soon. So 6 months practice gives them some possible movement which they never did before. So some movement means confidence. That means they have to work more to get rid of it. As they go on extending, expanding, the freedom will come more. तो आपने देखा कि फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत की कई वजह हो सकती हैं, पर साधारण तौर पर यह देखा गया है कि यदि आप कंधे का इस्तेमाल न करें या गलत तरीके से करें तो उसमें फाइब्रोसाइटिस हो जाती है, जिससे आपके कंधे जुड़ से जाते हैं और इसे ही फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। रहा सवाल योगाभ्यास से इसका इलाज,
तो बिल्कुल संभव है, मगर थोड़ा कष्टदायी है। बहुत कुछ निर्भर करता है कि सीखने वाले की विल पावर यानी आंतरिक शक्ति कैसी है। कंधे में मूवमेंट लाने के लिए कुछ महीनों का समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रयास करते हैं और आप में सहने की कितनी क्षमता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी ही बात है, गुरुजी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा, जैसे कांटे से कांटा निकालना। ये सब बात सुन लेने के बाद आई एम श्योर आपके दिमाग में कुछ और सवाल उठ रहे होंगे, तो आप हमसे कुछ और सवाल करना चाहें तो निसंकोच पूछिए। फ्रोजन शोल्डर कैसे होता है और एलोपैथी में इसका क्या इलाज है? बहुत ही सीधा सवाल कि फ्रोजन शोल्डर कैसे होता है, एलोपैथी में इसका क्या इलाज है। तो चलिए हम सीधे ये सवाल डॉक्टर कृष्णा रामन से करते हैं, जो न केवल डॉक्टर हैं बल्कि योगाभ्यासी भी हैं। मिलते हैं डॉक्टर कृष्णा रामन से। In a case of a frozen shoulder or periarthritis, as you medically term it, the joint becomes dry and gets stuck up inside, and the patient will be unable to even lift the shoulder. The causes are multifactorial. It could be due to diabetes, it could be due to bad posture, it could be due to an old trauma to the joint, it could be due to a fracture in the joint, which later causes secondary osteoarthritis and a frozen shoulder, and so on. Now, medically, putting the patient on analgesics and maybe a wax therapy or some such thing would reduce the pain. But unless the patient exercises, the mobility of the joint is never restored. In my experience as a clinician, yoga exercises are the most ideal to tackle a frozen shoulder. For one simple reason is that the geometry is precise and the movements are gentle. And there are no dynamic movements, there are only static movements. Now, if you look at this particular slide, it shows here the shoulders that are being stretched backwards to grip the grills on the window bar. However, a patient with a frozen shoulder would not be advised this particular movement in the beginning, but ultimately when they come to this level of flexibility, the pain totally stops and mobility is totally restored. There are of course other simpler movements when they interlock the hands, start stretching up and elevating it. A gradual practice of yoga poses is very important, and one should never force the joint. Use of analgesics may be necessary for the patient because the pain may be severe at times, but definitely over a span of 2 or 3 months, even the most severe case of a frozen shoulder can be restored to total normalcy. तो इस प्रकार आपने ये देखा कि कैसे फ्रोजन शोल्डर मेडिकल साइंस के द्वारा ठीक किया जाता है। होने की कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि डॉक्टर रामन ने कहा, डायबिटीज़ हो सकती है, कोई पुरानी इंजरी हो सकती है, या कंधे के द्वारा गलत तरीके से काम करना यानी कंधे का गलत इस्तेमाल करना भी एक वजह हो सकती है। मेडिकली इसको ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़ पेन किलर्स हैं, जो आपके दर्द को कम करती हैं। इसके अलावा वैक्स थेरेपी या ऐसी कुछ और थेरेपीज भी हैं। मगर जैसे आपने देखा कि डॉक्टर कृष्णा रामन भी इस बात को मानते हैं कि योगाभ्यास सर्वोपरि है, क्योंकि इसमें बनी हुई ज्योमेट्रिक पोस्चर्स बहुत ही नेचुरल हैं और कोई स्ट्रेन नहीं देते। इसलिए इस आसन की प्रैक्टिस के समय यानी जो भी हम आसन करते हैं उससे कोई इंजरी नहीं होती। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कुछ बहुत सिंपल से सीधे साधारण आसन जो आप अपने घर पे या कहीं आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं, और इसके द्वारा आप अपनी बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। मगर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे स्टूडियो में कुछ उपकरण मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम आपको कुछ आसन सीधे स्क्रीन पर दिखाएंगे और आप उन्हें आराम से घर पे कर सकते हैं। जब हम आपको एक्शन दिखाने जा रहे हैं वो असल में आसन की शुरुआत है, यानी कंधे के मूवमेंट की शुरुआत है। होता यह है कि अक्सर देखा गया है कि कंधे की प्रॉब्लम यानी फ्रोजन शोल्डर में इंसान अपने कंधे को हिला ही नहीं सकता। इतना तकलीफदेह हो जाता है कि वो अपने हाथ को ऊपर करने में भी डरता है। तो हम उसको पहले कैसे शुरू करें, ये हम आपको सबसे पहले आज दिखाने जा रहे हैं। इसे हम ग्रिल एक्शन कहते हैं, जहां आप ग्रिल के बगल में खड़े हो जाते हैं और हाथ को धीरे धीरे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, किसी की हो सकती है आधे ग्रिल तक हो और किसी की पूरी हो, या महीने भर में आप इस ऊंचाई तक पहुंच सकें, ऐसे हाथ को सहारे से खींचेंगे। फिर एक ऐसा समय आता है, वो हर इंसान के लिए अलग होगा, कि आपका हाथ पूरा ऊपर उठने लगता है, यानी आप किसी भी एक्शन में स्ट्रेन नहीं दे रहे हैं। इस अवस्था तक आने के लिए आपका समय आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। अब जो आप देख रहे हैं एक्शन, वो भी एक आसन की तैयारी है,
जिसमें आप ग्रिल के किनारे उससे चिपक के खड़े होते हैं और फिर अपने हाथ को ग्रिल से सटाते हुए पीछे की ओर पकड़ते हैं। दूसरे हाथ से आप देखिए जैसे घुमा के हमारी मॉडल पकड़ रही हैं, ग्रिल का दूसरा हिस्सा पकड़ते हैं। इस अवस्था में याद रहे कि आप अपने कंधे पीछे की ओर घुमा रहे हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके कंधों का पीछे की ओर का मूवमेंट भी शुरू हो जाता है। जैसा दिखाई दे रहा है कि एक स्टैटिक पोस्चर है, इसमें कोई भी इंजरी का खतरा नहीं है, सिर्फ ऐसा नेचुरल मूवमेंट है जो धीरे धीरे आपके जमे हुए कंधों को खोल देता है। कंधे और हाथ की ऊंचाई एक लेवल पे होनी चाहिए, मगर अगर बहुत स्टिफ है तो आप कंधे और हाथ की ऊंचाई में फर्क भी रख सकते हैं। इसके बाद जो हम आपको ग्रिल एक्शन दिखा रहे हैं उसमें आप साइड वाइज खड़े होंगे। उस हाथ से पहले ग्रिल पकड़िए जिसमें तकलीफ है, वहीं पकड़िए जो आपके कंधे की दूरी है, फिर दूसरे हाथ से। फिर आप आगे इस प्रकार चलेंगे कि आपके हाथ तने हैं, पंजे अंदर हैं, एड़ी बाहर। पंजों पर आप खड़े हो जाइए, सर सीधा रहेगा, छाती खुली रहेगी। इससे एक इंटेंस स्ट्रेच होता है, मगर ये स्टेज आने तक आपको इससे पहले दिखाए हुए 2 एक्शंस करने होंगे, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए। इससे बाहर निकलने के लिए भी आप एक एक करके हाथ छोड़ते हैं और सामान्य स्थिति में वापस आते हैं। इसके बाद हम आपको जो आसन दिखाएंगे उसे हम रोप 1 एक्शन कहते हैं। इसके लिए आप अपनी ग्रिल पे हाथ को सीधा करके जो ऊंचाई है उस ऊंचाई पर 2 रस्सियां बांध लें, कंधे की दूरी के बराबर। फिर उन्हें इस प्रकार पीछे से पकड़कर आगे चलिए तब तक कि जब तक आपका हाथ तन न जाए। फिर एक कदम पीछे जाके पंजों पे खड़े हो जाइए, टेल बोन अंदर, डॉर्सल स्पाइन अंदर, ऐसे रखते हुए आप सामने देखेंगे और फिर आप वापस आएंगे और धीरे धीरे पीछे जाएंगे। एक एक करके अपना हाथ छोड़ देंगे और इस एक्शन से धीरे धीरे आपके कंधे में पूरी मोबिलिटी आ जाती है। अब हम आपको जो आसन सिखाने जा रहे हैं उसका नाम है गोमुख आसन। मगर ख्याल रहे इस आसन की शुरुआत से पहले जो हमने आपको 3 ग्रिल एक्शन बताए हैं उन्हें ज़रूर करिए, क्योंकि वो प्रिपरेटरी पोजेस हैं। जब तक आपका कंधा तैयार ना हो जाए आप इस आसन को तुरंत करने की कोशिश न करें। आप इस आसन की शुरुआत के लिए पहले सीधे ताड़ासन में खड़े होंगे, यानी आपके पंजे मिले हुए हैं, दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए हैं, हाथ आपके साइड में है और आप टाइट होके सीधे खड़े हैं। फिर आप एक एक करके अपने कंधे को तैयार करते हैं इस पोज में जाने के लिए। सबसे पहले आप अपना एक हाथ उठाइए और उसको सिर के ऊपर ले जाइए, अच्छे से उसे खींचिए, तानिए, मगर पैरों की पोजीशन ना बिगड़े, यानी आप स्टेबल हैं। फिर इस हाथ को आप पीछे ले जाइए और अपनी दोनों स्कैपुला हड्डियों के बीच में सीधा रखिए। जब आपने अपने हाथ को ऐसे रख लिया तो काफी संभव है कि जिनको हाथ में तकलीफ है उनके कंधे इस प्रकार से हों कि वो आगे की ओर बंद हों। जैसे मधु अपने कोहनी को आगे ले जाइए, जी हाँ, बस इतनी ही मूवमेंट हो। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले कंधे के अंदर का हिस्सा जिसे हम आर्मपिट कहते हैं उसे खोलना पड़ता है। उसके लिए आप अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाइए और बाएं हाथ की कोहनी जो आपने ऊपर रखी है उसको पकड़ के ऊपर की ओर खींचिए और पीछे की ओर ले जाइए। तो ये पहले प्रिपरेशन है कंधे की, यानी आर्मपिट की खोलने की, बाहां जिसे कहते हैं बाजू का हिस्सा, उसको खोलने की। ऐसी स्ट्रेचिंग आप 1, 2 या 3 बार कुछ सेकंड के लिए कीजिए। जब धीरे धीरे उस कंधे में मोबिलिटी आ जाए फिर उस बाह को छोड़िए, दोनों हाथ नीचे लाइए और अब फिर बाएं हाथ को ही आप पीछे ले जा रहे हैं और अब की पंजा, हाथ की हथेली जिसे कहते हैं, वो हमारी तरफ है, पीछे की ओर खुला हुआ है। ये हाथ दोनों स्कैपुला हड्डियों के बीच में होना चाहिए। इसको भी मोबिलिटी लाने के लिए, इस एक्शन के लिए भी आप अपने दूसरे हाथ का प्रयोग करेंगे और कोहनी पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्होंने देखिए एक कोहनी पकड़ने की कोशिश की और उसके किनारे को अंदर की ओर खींचा। इस तरीके से ये कंधे की दूसरी गति है, दूसरा मूवमेंट है और आप आर्मपिट को खोल रहे हैं। ये भी काम 2-3 बार कुछ सेकंड के लिए आप करेंगे और फिर धीरे से हाथ छोड़ देंगे। यही काम हम दूसरी तरफ यानी दाईं ओर बिल्कुल इसी तरह रिपीट करेंगे। पहला दायां हाथ सर के ऊपर और उसको खींचिए, तानिए, दाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, उसे खींचिए और फिर दाएं हाथ को का पंजा यानी हथेली स्कैपुला के पीछे और फिर बाएं हाथ से आप उस कोहनी को पकड़िए और उसको अंदर की ओर खींचिए। जब आप ऐसे खींचते हैं तो आर्मपिट खुलता है। फिर हाथ को आप धीरे से छोड़ देंगे और दोनों हाथ नीचे करिए और उसके बाद
दाएं हाथ को आप स्कैपुला के पास नीचे से ऊपर ले जाएंगे। जैसे इन्होंने देखिए सहारा लेके अपने हाथ को फिट किया, ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक कंधा टाइट है, एक ढीला है। और फिर बाएं हाथ से आप इस कोहनी को भी पकड़ने का प्रयास करेंगे और उसे अंदर की ओर खींचेंगे। ये भी प्रयास कुछ सेकंड का होगा ताकि धीरे धीरे आपके कंधे में मूवमेंट आए। हाथ अब फिर से ढीला छोड़ दीजिए और अब मैं आप मधु से ये गुजारिश करूंगी कि एक बार फाइनल पोज करके दिखाएं कि फाइनल पोज में आपको क्या करना है। उसके लिए आप पहले हाथ नीचे से ले जाएंगे, कोई भी हाथ नीचे से ले जाएं, ऐसा नहीं, जिस हाथ में तकलीफ है पहले उस पर काम कीजिए। जब ये हाथ आपका दोनों स्कैपुला के बीच में आ गया और हथेली मेरी तरफ मुंह कर रही है, तो अब दूसरा हाथ सिर के ऊपर ले जाइए, उसको तानिए और अब आपका क्योंकि आर्मपिट खुल चुका है, कंधे ढीले हो चुके हैं, तो आप बड़ी आसानी से उस हाथ से नीचे के हाथ को पकड़ सकते हैं। दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे को लॉक करती हैं। जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं तो भी ख्याल रहे कि आप दोनों कोहनियों को पीछे की ओर ले जा रहे हैं। ये ना हो कि आपकी कोहनी आगे की ओर आए। जैसे मधु एक बार अपनी बाईं कोहनी को आगे ले जाइए और आगे ले जाइए। ये वो अवस्था है कि जब आपका कंधा स्टिफ है मगर अगर उसमें मूवमेंट आ रहा है तो उसको पीछे जितना आप ले जा सकते हैं बड़े ध्यानपूर्वक मन से पीछे ले जाइए। यही चीज आप दूसरी ओर भी करेंगे। ये अवस्था फिर से सीधे ताड़ासन की अवस्था है। सीना आपका उठा रहेगा और आप बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में खड़े होते हैं। इसके बाद मैं आपको गोमुख आसन करने की एक ऐसी विधि बता रही हूँ जिसमें कि आप अगर खुद से न कर सकें तो कैसे किसी दूसरी चीज की मदद से आप गोमुख आसन कर सकते हैं। दिव्या, एक बेल्ट लाइए। आप अपने घर में बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी धोती की किनारी का या फिर किसी ऐसे दुपट्टे का जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो। आप फिर से पहले तो प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप अपना एक हाथ नीचे से ऊपर ले आते हैं, मधु जी बायां हाथ नीचे से ऊपर लाइए, तो दाएं हाथ में आप ये बेल्ट पकड़ लेते हैं। बेल्ट को ऊपर वाले हाथ में ले जाइए और ऊपर से नीचे छोड़िए। इस प्रकार से जो लोग दोनों हाथ नहीं पकड़ सकते हैं वो शुरुआत बेल्ट के सहारे से कर सकते हैं। धीरे धीरे बेल्ट पर हाथ आगे की ओर चलाइए और ये अभ्यास पे निर्भर करता है कि आप पहले दिन 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, दूसरे दिन 2 सेंटीमीटर बढ़ते हैं और हो सकता है 1 महीने के अंदर आप दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के साथ पकड़ सकें। तो ये एक तरीका है घर में अभ्यास करने का। अब जो हम आपको दूसरा आसन दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है पश्चिम नमस्कार आसन, यानी पीठ पे नमस्कार करना। इसके लिए भी आप शुरुआत तो करेंगे ताड़ासन की स्थिति में जहां आप एकदम सीधे खड़े होते हैं, फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और नीचे उल्टा नमस्कार जिसे कहते हैं वो करेंगे। फिर अपने दोनों घुटने मोड़ेंगे और हाथ को नीचे से सरकाते हुए ऊपर की ओर लाएंगे। आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि आपके हाथ दोनों स्कैपुला हड्डी के बीच में आएं और दोनों हथेलियां जुड़ी रहें। अब आप सीधे हो जाइए। एक बार हाथ जब आपकी स्कैपुला हड्डी के बीच में आ गया तो आप सीधे हो जाएंगे। अब जो आखिरी आपका प्रयास रहेगा वो ये कि आप अपने कंधों को पीछे रोल बैक कीजिए, यानी आपकी दोनों कोहनियां भी पीछे की ओर जाएंगी और हथेली पर एक सामान्य सा दबाव बना रहेगा। आप सीधे देखेंगे। ये भी आप कुछ सेकंड से शुरू करिए और धीरे धीरे आप 1 मिनट 1.5 मिनट तक पहुंच सकते हैं। इससे निकलने का भी एक तरीका है। आप फिर से पैर मोड़ेंगे, हाथ को फिर से नीचे ले जाएंगे और उल्टा करके अपने इस नमस्कार को खोलेंगे और फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। ये आसन बहुत ही सिंपल, सीधा और आसान है जो घर पे भी किया जा सकता है। अब हम आपको जो आसन दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है शवासन। इस आसन की शुरुआत पहले दंडासन में बैठ के होती है। आप सीधे फर्श पर बैठते हैं, आपके दोनों हाथ हिप जॉइंट के पास होते हैं, टांगे एकदम टाइट और पैर की उंगलियां छत की तरफ। सांस लेते हुए आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाइए और सीना तना रखिए। आधी चीजें तो आप यहीं कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि आप जैसे ही सीना तानते हैं आपके कंधे पीछे जाते हैं। फिर एक एक कोहनी मोड़ के आप एक ब्लैंकेट के ऊपर लेटिए। अब आप देखिए कि ये ब्लैंकेट के ऊपर जब लेट रही हैं तो इनके कंधे भी ब्लैंकेट पे हैं, गर्दन भी और सिर भी। ये अवस्था ठीक नहीं है। इससे अगर आप देखिए तो हाथ लगाइए दिव्या, कंधे जो हैं फर्श से ऊपर की ओर उठ गए हैं और आगे आ रहे हैं, तो ये तो इनकी बीमारी है ही। इससे अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी मधु कि थोड़ा सा सर उठाइए और दिव्या ब्लैंकेट को पीछे खींचिए और थोड़ा सा सर उठाइए, जी हाँ, और ब्लैंकेट पीछे खींचिए।
ये ब्लैंकेट सिर्फ आपकी गर्दन को रेस्ट देने के लिए है। आपके कंधे एकदम जमीन पे ही रहेंगे। अगर आपके कंधे आगे की ओर आ रहे हैं, जरा कंधे आगे की ओर मोड़िए। जी हाँ, जो कि अक्सर करके पेशेंट्स के साथ होता है। तो आप जैसे एडजस्ट करेंगे उसका एक्शन दिव्या आपको करके दिखा रही हैं कि कंधे की पीछे का जो हिस्सा है वो घुमाइए ताकि वो जमीन को टच करे। कुल कहने का मतलब यह है कि आप कंधे का मूवमेंट नेचुरल वे में करेंगे। इस एहसास के साथ करेंगे कि जब आप शवासन में लेट रहे हैं तो भी आपके पीछे के कंधे जमीन को टच करें। लेटना सिर्फ इसलिए कि आप सो रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन शवासन जो कि एक आसन है वहां आप अपने कंधों का भी ध्यान उतना ही सावधानी से रखेंगे। इस प्रकार से लेटने के बाद आप अपने दोनों पैर ढीले छोड़ दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। ख्याल रहे कि शवासन में हथेली हमेशा छत की ओर रहेगी, इसलिए क्योंकि ऐसा करने से अपने आप कंधे का मूवमेंट नेचुरल वे में हो जाता है। शवासन से उठने का भी एक तरीका है जहां आप पहले अपनी आंख धीरे से खोलेंगे ताकि कोई स्ट्रेन ना हो और फिर एक एक करके हाथ को अपने पेट पर लाएंगे। जब आपने अपना हाथ पेट पर रख लिया फिर पैर मोड़ेंगे बहुत धीमे से और फिर दाईं करवट लेंगे क्योंकि बाईं ओर दिल होता है। जब आप दाईं करवट लेंगे तो ख्याल रहे दायां हाथ दाईं कनपट्टी के नीचे और बायां हाथ फर्श के ऊपर रहे। फिर फर्श को देखते हुए आप अपने पूरे शरीर को बाईं ओर घुमाइए और धीरे से बैठ जाइए। आप सिंपल लूज क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि सीधे साधे साधारण आसनों से आप क्या कुछ नहीं वापस पा सकते हैं। कंधों का वो मूवमेंट जो आपके हाथों के लिए कितना जरूरी है। आई एम श्योर आपके दिमाग में अब कुछ और नए सवाल उठ खड़े हुए होंगे, तो आप निसंकोच हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न करना चाहेगा? मेरे कंधे में दर्द है, डॉक्टर की सलाह पर नियमित एक्सरसाइज कर रहा हूँ परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा। मैं जानना चाहता हूँ कि योगाभ्यास करने से मेरे कंधे का दर्द ठीक हो सकता है। इस सवाल का जवाब कि क्या मेरे कंधे का दर्द योगासनों से ठीक हो सकता है, क्यों ना हम श्री बी के सायंगर से सीधे ही पूछ लें। But what exercise, how do I know? Whether it is exactly on the working on the spot or not, I have to see. Na? I have to teach differently, is it not? Some exercise means what? Just flexing is going to improve him? It's expansion, extension is needed. So he has also not told me, I'm doing exercise. Do you mean to I can understand? So if he gives me a detailed information, then I can go into depth of it. I'm doing some exercises. So what do I understand? Flexing, moving this way as much as you can. Suppose he says lift your hand up, whether he kept his hand straight or he bent and lift up. How do I know? The doctor must have said keep your hand straight and lift up. It can't go at all because fibrositis, it goes like that, or it goes like that, or you may do like that in crooked ways. So you call it an exercise? So I have to see the direction. Na? तो आपने सुना कि गुरुजी का कहना यह है कि अगर आपके कंधे में एक्सरसाइज के बाद भी आराम नहीं हो रहा है तो हो सकता है आप उतनी प्रिसाइज एक्सरसाइज न कर रहे हों, जबकि योगासन में वो इस बात पर बहुत बल देते हैं कि वो काम बहुत प्रिसाइज हो। इस तरीके से आपने ये देखा और सुना भी गुरुजी से भी और डॉक्टर रमन से भी कि कंधे की तकलीफ यानी फ्रोजन शोल्डर में योगाभ्यास बहुत कारगर है। मगर क्या अच्छा हो कि हम किसी ऐसे इंसान से सीधे मिल लें जिसको फ्रोजन शोल्डर था और योगाभ्यास के द्वारा अब वो बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए मिलते हैं लता जोशी से। 2 साल पहले मुझे फ्रोजन शोल्डर की काफ़ी परेशानी हो रही थी। फ्रोजन शोल्डर के कारण मैं बहुत ही काम नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। काफ़ी इलाज किए पर फ्रोजन शोल्डर के लिए मुझे कोई इलाज ही नहीं नज़र आ रहा था। फिर मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि तुम अयंगार इंस्टीट्यूट में जाओ, योगा करो। लेकिन योगा से मैं काफ़ी डर चुकी थी क्योंकि 4 साल पहले मेरे को स्लिप डिस्क हुई थी, उसमें भी मैंने योगा किया था पर उस योगा से मेरी तकलीफ़ें बढ़ती ही गई, इसलिए मैं बहुत योगा से डर चुकी थी। लेकिन अयंगार साहब के यहाँ जाइए, इसका परमानेंट इलाज यही है, इसलिए मैंने बहुत डरते हुए दिसंबर में 6 महीने पहले अयंगार इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और 2 महीने में ही मुझे एक चमत्कारिक अनुभव हुआ कि मैं काफ़ी हद तक अपने हाथ को हिला सकती थी, अपने शोल्डर
का दर्द काफ़ी मैं कम कर चुकी थी और मुझे इस इंस्टीट्यूट में आने से काफ़ी आत्मविश्वास पैदा हुआ योगा के प्रति और मैं योगा करने लगी। मैं तो लोगों को यही राय दूंगी कि आप कोई बीमारी होने का इंतज़ार ना करें योगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। आप फिट हैं तो भी आपको योगा ये करना ही चाहिए। आप इंस्टीट्यूट में आके सीख के जाइए, फिर घर पे कीजिए, लेकिन योगा करने से अपना पोस्चर अच्छा रहता है। जब पोस्चर ही नहीं बिगड़ेगा तो फिर कोई बीमारी आपके पास आएगी ही नहीं, क्योंकि आजकल तो कमर दर्द, पीठ दर्द ये तो सबको ही लगा रहता है, यंग एज हो या बुढ़ापा हो। लेकिन यदि योगा मेरे इस उम्र में योगा करने से जो मुझे फ़ायदा हो सकता है तो यंग एज में तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। इसलिए सब लोगों ने योगा ज़रूर करना चाहिए। तो आपने देखा कि लता जोशी जो पहले योगाभ्यास से डरती थी, क्योंकि शायद उन्होंने भी बहुत ही प्रिसाइज काम नहीं किया था, वो योग की फ़ैन हो गई। क्योंकि उन्होंने जब श्री BK सायंगर की विधि से काम करना शुरू किया तो उनके ऊपर इतना अच्छा असर हुआ कि आज उनके कंधे में कोई तकलीफ नहीं है। बहुत ठीक कहा गया है, देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। यानी आप अगर अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें और योगाभ्यास करते रहें तो आपको तकलीफ नहीं होगी। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जो भी इलाज करा रहे हों उसे बीच में न रोकें। जो भी दवाइयां आप ले रहे हों उसका सेवन करते रहें, बल्कि समय समय पर डॉक्टर से जांच भी करवाते रहें। हम तो आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि योगाभ्यास को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बना लें। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको हर सप्ताह अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं। हमारे पास तमाम खताएं हैं जिसके द्वारा हमने ये तय किया है कि अगले सप्ताह हम आपको नी पेन के बारे में बताएंगे। अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर जाने से पहले हमारा पता नोट करना मत भूलिएगा। नमस्कार। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। ना भटके मन, ना सोए तन, काज यही इस तप का। 8 कदम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का।